तो बच्चों, आज मैं आपको रसायन शास्त्र पढ़ाऊँगा। रसायन शास्त्र का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पढ़ने के पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। आखिर रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का अध्ययन हम क्यों करते हैं। कोई भी पाठ आप पढ़ते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि हमारे जीवन में उसका क्या महत्व हो सकता है। हम उसका अध्ययन केवल परीक्षा में पास होने के लिए नहीं करते, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं। दैनिक जीवन में उसमें उपस्थित ज्ञानों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान ने दुनिया के सारे केमिकल का निर्माण किया जो आपके जीवनदायक हैं, जो जीवन से संबंधित हैं। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाएं लिखते हैं, उन दवाएं केमिकल की बनी होती हैं। तो रसायन विज्ञान में हम रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान ने आपको जीवन दिया है, यह जीवन रक्षक विज्ञान है। इसने ऐसी दवाएं बनाई जो आपको जीवन बचा सकती है, और इसने ऐसे ऐसे भी आविष्कार किए हैं जो आपको जीवन ले सकते हैं। तो बच्चे, आज हम पहले पाठ में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसका पहला पाठ होगा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके दूसरे पाठ होंगे अम्ल, क्षार तथा लवण। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाएं लिखते हैं, आपके शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है, आपके शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है। डॉक्टर क्षार के रूप में दवाएं देते हैं और दोनों मिलकर लवण में बदल जाते हैं। अम्ल, क्षार, लवण में पढ़ेंगे आप, और जल के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। तीसरे पाठ में पढ़ेंगे धातु अधातु। हमारी धरती रत्नों से भरी पड़ी है, रत्न गर्भा वसुंधरा है। यहाँ कहीं हीरे जवाहरात सोने चांदी छिपे हैं, तो कहीं सोडियम पोटेशियम जैसे जीवन के आवश्यक कण भी छिपे हैं। जैसे आप पढ़ेंगे तीसरे पाठ में धातु और अधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स। हम इसका धातुओं का अध्ययन क्यों करते हैं। पूरी रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। उसका जो तीसरा ब्रांच है अकार्बनिक रसायन, उसमें धातु और अधातु को रखा गया है। तो आप इसके तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में बच्चे पढ़ेंगे कार्बन एंड देयर कंपाउंड। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो केवल कार्बन का ही अध्ययन करती है, उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। इसकी अलग ब्रांच की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके इतने लंबे चौड़े परिवार कैसे हैं। जीवन का प्रत्येक कण कार्बन से बना है। इसकी जो ब्रांच हैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम इस पाठ को पढ़ेंगे। 5वें पाठ में पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, उनका अध्ययन कठिन होता गया। उस अध्ययन को सरल बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किए गए। इसका कई प्रकार की श्रेणियाँ बनी। मोसरी और मेंडलर की और श्रेणी के बारे में आप पढ़ेंगे। तत्वों के वर्गीकरण में तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया, इस प्रकार से आप छठे पाठ में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है। हमारे संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। इन संसाधनों को कैसे आज प्रबंधित किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, आने वाला जो मानव का अस्तित्व संकट में है उसे बचाया जा सके, ये पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में। तो बच्चे, आइए आज हम पहले पाठ को लेकर चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पढ़ेंगे भिन्न भिन्न तत्वों की अभिक्रियाओं के बारे में। रसायन विज्ञान को वैज्ञानिकों ने बोतल का विज्ञान कहा है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में जाएंगे, एक बोतल को दूसरे बोतल में डालेंगे, अभिक्रिया शुरू हो जाएगी और एक नया पदार्थ बनेगा। उसे रासायनिक, यह वैज्ञानिकों ने इसे अभिक्रियाओं का परिवार कहा है। केमिस्ट्री द फैमिली ऑफ रिएक्शन अभिक्रियाओं का परिवार है। इसकी अगल बगल अभिक्रियाएं भरी पड़ी हैं।
आप लिखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संजोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं। C+O2 CO2 इतना लिख दिया, आपका सारा काम हो गया। इतने लंबे चौड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वैज्ञानिकों ने इसे अंतरों का विज्ञान कहा है। दुनिया के जितने अंतर हैं उन सबों का अध्ययन रसायन विज्ञान ही कर सकता है। एक वृक्ष के दो पत्ते भी एक समान नहीं होते। एक ही बालू में जन्म लेने वाला ककड़ी और एक ही बालू में जन्म लेने वाले तरबूजा, दोनों के स्वाद में अंतर होता है। ये दुनिया के सारी अंतरों का अध्ययन रसायन विज्ञान करता है। Na+Cl NaCl बनता है। देखो बच्चे कितना भारी अंतर है। Na जो ज्वलनशील पदार्थ है, सोडियम को किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्लोरीन गंध देने वाली गैस है और दोनों के मिलने से बनता है नमक, जिसके बिना भोजन ही नहीं कर सकते। क्या ये संसार का अंतर है कि नहीं? सोडियम ठोस, क्लोरीन गैस और दोनों के मिलने से बनता है एक ठोस पदार्थ C+O2 CO2। आप लिखते हैं कार्बन जो जीवन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन के बिना आपका काम नहीं चल सकता और दोनों के मिलने से बनता है CO2। एक जहरीली गैस कहीं बंद कमरे में अगर मिल जाए तो जान जा सकती है। ये दुनिया के सारी अंतरों का अध्ययन रसायन विज्ञान ही कर सकता है। तो बच्चे हम आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भिन्न गुण कार्बन जीवन का आवश्यक कण, ऑक्सीजन जिसके बिना एक पल भी आप नहीं रह सकते, और CO2 काफ़ी जहरीली गैस है, बंद कमरे में मिल जाए तो आपकी जान जा सकती है। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया के पहले के पदार्थ अभिकारक, अभिक्रिया के बाद के पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में बच्चे अभिकारकों के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटने लगते हैं और प्रतिफलों के परमाणुओं के बीच एक नए बंधन का निर्माण होता है। यह अभिक्रियाएं बराबर चलती रहती हैं, अतः रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं? तो गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में के साथ जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, गैस बनता है। एक प्रखनली में सोडियम कार्बोनेट लेकर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में पानी और मिट्टी को घोल देते हैं, कुछ समय के बाद मिट्टी के कण पेंदी में बैठने लगते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है भारी कणों का नीचे की ओर बैठ जाना। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विलयन में से अवक्षेप अलग हो जाता है। यह सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप पेंदी में जमा हो जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग बदल जाते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के जलीय अम्लीय विलयन का रंग नारंगी जैसा होता है। अगर इसमें SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। कुछ अभिक्रियाओं में बच्चे ताप बदल जाते हैं। कली चूना के ढेले पर जब जल गिराया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है। आप देखते हैं पानी में जब चूना डाला जाता है तो पानी खौलने लगता है, एक गैस निकलती है, विलयन का रंग ताप बदलने लगता है। अवस्था बदल जाते हैं, जैसे मोमबत्ती ठोस है, जलाते हैं द्रव में बदल जाता है और जो धुआं निकलता है वाष्प में बदल जाता है। ठोस, द्रव और गैस की जो अवस्था में परिवर्तन होती है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम उसका अध्ययन करते हैं। बच्चे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस, संकेतों तथा सूत्रों के मिलन को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे Mg क्या है? संकेत। O क्या है? संकेत। MgO क्या हुआ? सूत्र। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इस प्रकार बच्चे आपके शरीर में जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। जैसे
आप सांस लेते हैं, आपके शरीर से O2 मिलता है, CO2 के रूप में बाहर आ जाता है, रासायनिक समीकरण बनता है। रासायनिक समीकरण को आप कैसे लिखते हैं? जो पदार्थ अभिकारक हैं तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहते हैं, तीर चिन्ह के दाएं ओर लिखा जाता है। अगर अभिक्रिया में पदार्थ एक से अधिक हों तो बीच में प्लस का चिन्ह लिखते हैं और दोनों को तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे ए और बी आपस में मिलकर सी और डी बनाते हैं। ए और बी के बीच प्लस का चिन्ह, सी और डी के बीच प्लस का चिन्ह और दोनों के बीच एक तीर चिन्ह खींचा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? देखो बच्चे, रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? बैलेंस का मतलब होता है जब दोनों तरफ के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं 2H2 इधर, 2Cl2 इधर, अभिक्रिया के बाद 2H 2Cl, यह समीकरण संतुलित है। और जिस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती उसे असंतुलित अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। जैसे देख रहे हैं 2 यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, यह समीकरण संतुलित नहीं है। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या हैं? तो बच्चे, रासायनिक समीकरण अभिकारकों के प्रतिफलों और अभिकारकों तथा प्रतिफलों के संकेत और सूत्र की जानकारी देता है। यह बतलाता है अभिक्रिया के पहले कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के बाद किन पदार्थों का निर्माण हो रहा है। जैसे देख रहे हैं अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभिक्रिया के बाद H2O जल बनता है। यह अभिकारकों के अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु और अणुओं की संख्या बतलाता है। अभिक्रिया में कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, रासायनिक समीकरण बतलाता है। रासायनिक समीकरण मोलों के अनुपात को बतलाता है। मोल क्या है? मैंने आपको 9th में पढ़ाया है, अगले बार में पढ़ाएंगे। यह द्रव्यमान कितने हैं अभिक्रिया में और जो गैस निकलती है उसका आयतन कितना है, ये रासायनिक समीकरण ही बतला सकता है। बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड में आया है, रासायनिक समीकरण N2 + 3H2 2NH3 से प्राप्त 4 सूचनाओं को लिखें। तो बच्चे, पहला सूचना मिलता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस बनती है। पहला इस समीकरण ने सूचना दिया नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 परमाणु के संयोग से अमोनिया गैस के 2 अणु का निर्माण होता है। दूसरा सूचना, इस समीकरण ने तीसरी सूचना दी नाइट्रोजन का 2 × 14, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है 28 ग्राम, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, 28 और 6 34, अमोनिया के 34 ग्राम अणु का निर्माण होता है। इस समीकरण ने चौथी सूचना दिया एसटीपी पर। बॉयल और चार्ल्स ने जो समीकरण दिए उसमें एसटीपी पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। एसटीपी ए से स्टैंडर्ड, टी से टेम्परेचर, पी से प्रेशर, मानक तापदाब पर किसी गैस के नाइट्रोजन के 22.4 लीटर, हाइड्रोजन के 3 × 22.4 67.2 लीटर के संयोग से अमोनिया गैस के 2 × 22.4 44.8 लीटर गैस का निर्माण होता है। जैसे यहाँ समझिए, देखो जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझिए। N2 + 3H2 2NH3, समझिए बच्चे। इस समीकरण ने जो पहला सूचना दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस बनती है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु यहाँ 2, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, अमोनिया गैस के 2 अणु का निर्माण होता है। यहाँ जो लगा है इसको अणु पढ़ते हैं। तीसरी सूचना
नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, 2 गुना 14 28 ग्राम। हाइड्रोजन का 3, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 3 गुना 2 6 ग्राम के संयोग से अमोनिया गैस के 28 से 6 34 ग्राम अणु का निर्माण होता है। तीसरा सूचना, या अमोनिया का आप निकाल भी सकते हैं 2, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुना 3, 14 3 17, 17 दूनी 34 ग्राम अणु का निर्माण होता है। एसटीपी पर, एसटीपी क्या है समझिए। एसटीपी पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। जैसे देखो जी, एसटीपी, एस से स्टैंडर्ड, टी से टेम्परेचर एंड पी से प्रेशर, मानक, ताप, दाब। वैज्ञानिक बॉयल्स ने 1678 ईस्वी में अपने समीकरण दिए, गैसों के समीकरण, उसमें किसी भी गैस का आयतन 22.4 निकाला गया। 1 नंबर का क्वेश्चन कई साल बोर्ड में आया है कि मानक ताप दाब पर किसी गैस का आयतन कितना होता है, तो नाइट्रोजन का 22.4 लीटर, हाइड्रोजन का 3 गुना 22.4 यानी 67.2 लीटर, हाइड्रोजन के अमोनिया के 2 गुना 22.4 44.8 लीटर गैस का निर्माण होता है। आपके भारतीय भवन बुक में पेज नंबर 13 में सारी चीज़ें दी गई है, आप उसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है, तो समय की बचत होती है। जैसे आप लिखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस बनती है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, N2+3 N2 2NH3। समय बचा कि नहीं, इससे समय की बचत होती है। इससे दूसरा लाभ क्या है, आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमाणु की गणना ठीक कर सकते हैं। इसमें बताया जा सकता है कितना नाइट्रोजन लगा, कितना हाइड्रोजन लगा, इससे कितनी अमोनिया गैस बनी। और संपूर्ण विषय में दुनिया की किसी किताब निकालेंगे, एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत हैं, कार्बन का C होगा, ऑक्सीजन का O होगा, नाइट्रोजन का O होगा। दुनिया के किसी किताब में आप पलटेंगे, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। जैसे भारत में आप रुपया पढ़ते हैं, अमेरिका में डॉलर पढ़ेंगे, तो जब भारत से अमेरिका जाएंगे तो दिक्कत होती है, लेकिन रसायन विज्ञान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया की सारी किताबों में हर तत्व का संकेत समान है, तो ये हमको लाभ हुआ। लेकिन इससे दोष क्या है, रासायनिक समीकरण यह नहीं बतलाता कि पदार्थों की भौतिक अवस्था क्या है, यह नहीं बतला पाता कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है और कौन सा पदार्थ जलीय घोल है। ये भौतिक अवस्था से मालूम नहीं चलता। बच्चे, रासायनिक समीकरण नहीं बतलाता कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, इसमें कितना ऊष्मा लगा है या कितना ऊष्मा बाहर निकली है। आगे पढ़ाएंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के बारे में। मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए पढ़ना है, उसमें आपको मालूम चलेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में रासायनिक समीकरणों से बच्चे मालूम नहीं चल पाता कि अभिक्रिया का कब शुरू हुई थी और कब उसका अंत होने वाला है। रासायनिक समीकरणों से आपको ये पता नहीं चलता कि अभिक्रिया का अंत कब हुआ है। रासायनिक समीकरणों से पता नहीं चलता कि कितना दाब लगा है, कितना ताप लगा है, समीकरण की सांद्रता कितनी है, डिल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड, उत्प्रेरक कितना लगा है। उत्प्रेरक क्या है, रसायन विज्ञान में कुछ पदार्थ उत्प्रेरक का काम करते हैं जो अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा देते हैं। जैसे H2 और Cl2 वर्षों तक अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन जैसे ही उसे सूरज के प्रकाश में लाया जाता है, अभिक्रिया करके HCl बनाते हैं, तो सूरज का प्रकाश बच्चे क्या है, उत्प्रेरक है। यह कहता है कि आप अभिक्रिया कीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। जैसे दो लोगों में झगड़ा होता है, तीसरा आकर अभी झगड़े को बढ़ा देता है।
उसको चुगलखोर कहते हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति आकर झगड़े को घटा देता है। उसी प्रकार ये सनलाइट अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, जो प्रेरणा देता है H2 और Cl2 को कहता है कि आप अभिक्रिया में भाग लीजिए, हम आपके साथ हैं, और ये तुरंत अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करते हैं। यही नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर यह भी उत्प्रेरक का काम कर रहा है। रसायन विज्ञान में इसको क्या पढ़ेंगे? हीट। त्रिभुज का जो चित्र है उसको हीट पढ़ा जाता है, जो प्रेरणा दे रहा है, यह कह रहा है Zn और CuSO4 को आप अभिक्रिया में भाग लें, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये सारे उत्प्रेरक का काम करते हैं। इस प्रकार से बच्चे रासायनिक समीकरणों से पता नहीं चल पाता कि कितना दाब लगा है, कितना ताप है, कितना उत्प्रेरक है, और रासायनिक समीकरणों से पता नहीं चलता अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, दोनों दिशा में हो रही है या एक दिशा में चल रही है। जैसे अगर अभिक्रिया बच्चे दोनों दिशा में चलती है तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। अभिक्रिया अगर एक दिशा में चलती है तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। इस दोषों को हम कैसे दूर करते हैं, अगले क्वेश्चन में इन दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ठोस के लिए बच्चे S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय घोल के लिए हम AQ लिखते हैं। जैसे फेरस ठोस, जल लिक्विड, फेरस ऑक्साइड सॉलिड और H2 गैस के लिए G लिखते हैं। इस प्रकार से हम दोषों को दूर कर लेते हैं। अगर पदार्थ कणु है, घोल है, तो DIL डिलूट। जैसे बाज़ार में आप दो प्रकार की दवा लेते हैं, एक टैबलेट आता है, एक सिरप, तो सिरप के लिए डिलूट लिखा जाता है और कंसनट्रेटेड टैबलेट के लिए CON कंसनट्रेटेड लिखा जाता है। अगर ऊष्माक्षेपी है, अभिक्रिया अगर बाहर निकल रही है तो प्लस, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा रहेंगे तब न किसी को दीजिएगा, तो प्लस, अगर ऊष्मा अंदर जा रही है तो माइनस, कम है तब न माइनस जाएगा। तो प्लस के लिए प्लस ऊष्मा, अगर बाहर निकल रही है तो माइनस ऊष्मा लगाते हैं। अगर बच्चे गैस निकलती है तो ऊपर की ओर तीर का चिन्ह, पेंदे में कोई भारी पदार्थ बढ़ जाता है तो नीचे की ओर तीर का चिन्ह। जैसे AgNO3 और जब HCl के साथ गर्म करते हैं, AgCl पेंदे में बैठ जाता है तो तीर का चिन्ह नीचे की ओर लगाया जाता है। अगर अभिक्रिया दोनों दिशा में चल रही है तो इस प्रकार का रिवर्सिबल रिएक्शन का हम चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से हम अभिक्रिया के दोषों को दूर कर लेते हैं। 5 पेज तक हो गया, जितना